Hello students, how are you? My name is Abhinandan Tal and I welcome you all on our channel संदीप सर DDA डिजिटल चैनल। और हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर का सेट नंबर 17। ओके, एंड आई होप आप इसको क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, Who has become the first women medical officer to be posted at operational post of सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट देखो मुझे, देखो दो तरह की पोस्ट होती हैं। ओके, अब वो दो तरह की पोस्ट कौन सी हो सकती है? एक होती है ऑपरेशनल पोस्ट, मतलब बिल्कुल एक ऐसी जगह पर आप बैठ रहे हो जो एग्जैक्टली बैटल फील्ड पर है, जैसे कि कोई बंकर है। ओके, एक होती है ऑपरेशनल पोस्ट और एक आपने एक वर्ड सुना होगा बेस। तो ऑपरेशनल पोस्ट पे कुछ भी होता है तो फिर उसका ना एक नीचे से कहीं से ना होता वहीं कहीं आसपास है, बट नीचे कहीं से उसे को गवर्न किया जा रहा होता है, तो उसे बोलते हैं बेस। तो बेस में सबसे पहले डिप्लॉय होने वाली लड़की का नाम था फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। उनका नाम था गीतिका कोल। तो बेस में गई थी गीतिका कोल ना। इस बारी क्या हुआ है, इस बारी सीधा कहां पर पहुंच गई है? बंकर में पहुंच गई है। उस लड़की का नाम पूछ रहा है, तो उस लड़की का नाम क्या है? फातिमा वसीम। क्या नाम है बच्चों उस लड़की का नाम? फातिमा वसीम। ओके, अच्छा यहां पर और भी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो शिवा चौहान। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी थी कि जो शिवा चौहान है, ही वॉज द फर्स्ट इंजीनियर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। तो ये दोनों तो मेडिकल ऑफिसर है, फातिमा वसीम और गीतिका कौल, ये दोनों मेडिकल ऑफिसर है, बट ये इंडियन आर्मी के इंजीनियर कॉर्प्स से थी, या आप इसे बोल सकते हो ये कॉम्बैट में भी थी। ठीक है, आपने एक और फेमस लड़की का नाम सुना होगा, अवनी चतुर्वेदी। ये इंडिया की फर्स्ट कॉम्बैट पायलट थी, कॉम्बैट पायलट ना। तो ये तीनों चारों नाम जो लिखे हुए हैं ये फर्स्ट वाले लिखे हुए हैं। शी वॉज फर्स्ट कॉम्बैट पायलट ऑफ इंडिया। शिवा चौहान फर्स्ट लेडी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। गीतिका कौल फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन बट एट द बेस। और फातिमा वसीम इनसे भी एक ऊपर, वो सीधा ऊपर जाके बंकर या जो भी ऑपरेशनल पोस्ट है वहाँ पे जाके बैठी हुई है। इनकी फ़ोटो देख लेते हैं, ये इनकी फ़ोटो है, ये है हमारी फातिमा वसीम। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2023। तो व्यास सम्मान है ऑब्वियसली लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है, लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, मतलब कुछ अच्छा कुछ इन्होंने लिखा होगा। जिस बंदे को ये मिला है उनका नाम है पुष्प भारती। पुष्प भारती को 2016 में लिखी हुई एक बुक यादें यादें और यादें, इस बुक के लिए उन्हें 2023 में किस सम्मान से दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है। ओके, और जो ये व्यास सम्मान है इसको देने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन ये सम्मान देती है। ठीक है, और ये सम्मान देना कब से शुरू किया गया था? इन 1991 से, और आज चल गया 2023। एक अच्छा तरीका है टू मोटिवेट द ऑथर्स लाइक पुष्प भारती, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी भी एक बार फोटो देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो ये पुष्प भारती करके इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड इटलीज प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर। तो इटली का ना एक सबसे ना, वो कह सकते हो आप, सबसे हाईएस्ट ऑनर ऑफ, हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑफ इटली, और उस हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑफ इटली का नाम क्या है? मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना। जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है, वैसे ही इटली का भारत रत्न क्या होता है? मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना। किसी इंडियन एक्टर को ये अवार्ड मिला है, और वो इंडियन एक्टर कौन है जिसको ये अवार्ड मिला है? ये है कबीर बेदी। कबीर बेदी की फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको, पता है इनकी बेटी है जिसका नाम है पूजा बेदी, जो भी खुद भी एक फेमस एक्ट्रेस है। इवन कबीर बेदी को वेनिस, एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था वेनिस में, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इनको लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? कबीर बेदी को। और ये बहुत ही, मुंबई में एक सेरेमनी हुई थी, वहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया और इट इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, कबीर बेदी की फ़ोटो देख लेते हैं, आप सब ने देखा होगा, ये बहुत सारे हिंदी फिल्म में इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, और ये रहा इनका अवार्ड और ये रहा इनका एक मेमो। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो आपको पता है राजस्थान में बहुत सारी कयासें लगाई जा रही थी कि बालक नाथ बनेंगे, वसुंधरा राजे बनेंगे, बट फिर बना किसको दिया? हमने सबको पता है बना किसको दिया। किसको बना दिया? भजन लाल शर्मा को बना दिया। अब इससे चीफ मिनिस्टर से नाम आया गया तो इससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है आर्टिकल 163। ये आर्टिकल बोलता है कि सीएम एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall be present to aid and advise governor, to aid and advise governor, to aid and advise governor। तो ये आर्टिकल बोलता है कि there shall be a council of minister with CM as its head to aid and advise the governor, कि राज्य में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा। उसका काम क्या होगा? टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम की एग्जिस्टेंस के बारे में जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 163। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में है, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल देख लेते हैं। इनके अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 के बोलता है सीएम इज टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो ये जो 2 आर्टिकल है आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आर्टिकल 163 बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, और आर्टिकल 164 बोलता है कि सीएम इज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो इंडिया में जो सीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर है, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर एक्चुअली अपॉइंटेड। ठीक है, तो गवर्नर जिसको लगता है कि हाँ ये स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है, तो गवर्नर अपॉइंट दैट पर्सन टू बी अ चीफ मिनिस्टर। सेम इन केस ऑफ सेंट्रल, इट इज प्रेसिडेंट हु अपॉइंट समबडी एज द प्राइम मिनिस्टर। गेटिंग दिस थिंग? तो भाई सारी बातों को छोड़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? भजन लाल शर्मा। बाकी की बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि वो कितनी बार के एमएलए थे और आपको पता है कितने साल के थे। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, तो मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और ये है भजन लाल शर्मा, एक जिनको आप हिंदू कह सकते हैं, हिंदू वाला जो एक इमेज है, शायद उस चीज़ को भुनाने के लिए ऐसा किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन। तो भाई ये कोई अवार्ड है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन अवार्ड मिला हुआ है। ये किसी इंडियन को मिला है, उनका नाम क्या है? निखिल डे। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा ये निखिल डे को क्यों मिला है, क्योंकि ये देखो ये ना फाउंडर हैं किसके? मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्यार से लिखते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। और इस निखिल डे का बहुत ही रोल था इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये हमेशा से ही एक्ट नहीं था। देखो गवर्नमेंट से कोई या गवर्नमेंट ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी हो, इट वाज नॉट एंड ऑलवेज राइट फॉर यू। ये एक ना एफर्ट्स के द्वारा लाया गया था। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाए उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो करप्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है, तो फिर क्या होगा? आप पूछेंगे कि भाई ये वैकेंसी को फिल कैसे किया गया है। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि वैकेंसी कैसे आई है, कब आई है, कितनी वैकेंसी आई है, तो उन्होंने अगर अंदर ही अंदर उस वैकेंसी को फिल कर भी दिया, आपको तो कभी पता लगेगा नहीं। तो एक तरीके से करप्शन को रोकने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। RTI एक्ट आया था 2005 में, इस वजह से यूएस ने इनको कौन सा अवार्ड दिया है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। निखिल डे
ही इज़ दैट पर्सन, एंटी करप्शन चैंपियन भी इनको आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनकी फोटो। नेक्स्ट ओके, ये एक फेस्टिवल है। क्वेश्चन ये है कि जो फेस्टिवल है जिसका नाम है शर अमरतला तोरग्या फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेटेड होता है? तो बच्चों ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है पेमा खांडू, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनैग्रेट किया है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि एक दो फेस्टिवल मैं बता देता हूँ। आपने एक फेस्टिवल जरूर सुना होगा जिसका नाम है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फ्लेमिंगो, ऐसे ऐसे नाम बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ओके, एक और फेस्टिवल है आपने सुना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ओके, एक और फेस्टिवल है, मेला भी आपने सुना होगा, फेस्टिवल मेला दोनों होता है, अंबुबाची। अंबुबाची मेला या फेस्टिवल, मेले के फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है, इसका नाम है असम। एक और फेस्टिवल है छपचरकूट। छपचरकूट, ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये मिजो में मनाया जाता है, मिजोरम में। बच्चों ऐसे ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, नेवी, ऐसे किसी एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इवन इट कैन बी आस्क्ड इन सीडीएससी एंड एनडीए ऑल्सो, बट चांसेस लो है। बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे नाम, जैसे कि कुछ फेस्टिवल है, ओणम केरला में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आपको उसको पता होना चाहिए। जैसे कि एक डोमशे करके, आई थिंक वो लेह लद्दाख में होता है फेस्टिवल ना, तो आपको सारे फेस्टिवल पता होना चाहिए, ठीक है। एक फेस्टिवल आप बाकी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट तो देखो ये पेमा खांडू है, ही इज स्टार्टिंग दैट फेस्टिवल। ओके, देख सकते हैं आप, ये पेमा खांडू एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट इनैग्रेट दैट फेस्टिवल। नेक्स्ट, वेयर इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। एक समिट हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और उस समिट का नाम क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो ये समिट हो रही है, ये समिट हो रही है भारत मंडपम में। आपने देखा होगा इसी भारत मंडपम में भी G20 की मीटिंग हुई थी, और इसको जो इनैग्रेट कर रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। और ये जो मीटिंग है ये किसके ऊपर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। और ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया की और वर्ल्ड की बहुत मेजर कंपनीज, इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोग शिरकत कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपको पता है कि जो मशीन है, वो मशीन क्या है? मशीन कुछ इंटरनेट या जो रीजन, ये जो होती है ना, कुछ लॉगरिथम्स होती है, उनसे कुछ सीखती है और सीख के उसको रेप्लिकेट करती है। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस एआई टूल का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या करती है? वो एल्गोरिथम के थ्रू सीखती है, अपने अंदर अपने आप को करेक्ट करती है, और फिर सीखने के बाद कुछ क्या करती है? कुछ इनोवेट करती है, क्रिएटिव करती है। हाँ, हमने देखा है, इसका मिसयूज़ भी हमने होते देखा हुआ है। रश्मिका मंदाना के केस में देख लो, किसी लड़की के मुंह पर उसका चेहरा लगा दिया। इवन नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि कैसे एक गरबा में वो नाचते दिखाए गए जबकि वो नहीं थे, बट जिसने भी उसको एडिट किया है एआई टूल यूज़ करके मोदी को नचा दिया। तो वो, तो सोचो ये सब एआई टूल से हो रहा है, कितना आसान है। रश्मिका मंदाना एक एक्ट्रेस थी, तो उसके चेहरे पे आपने कुछ लगा दिया तो शायद फिर भी लोग समझ गए। अब सोचो किसी कॉमन किसी के साथ ऐसा हो जाए तो कितना बुरा हो सकता है। तो एआई टूल एक थ्रेट भी है और एआई टूल एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया? भारत मंडपम का मतलब तो न्यू दिल्ली हो गया, इसका आंसर हो गया न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, तो ये नरेंद्र मोदी है, भारत मंडपम, ऑब्वियसली G20 का यहाँ पर समिट हुआ है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? विनबैक्स। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो जो बच्चों अभी आपको पता होना चाहिए, जो विनबैक्स है ये हमेशा हर बारी वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है।
इस बारी जो ये विनबैक्स एक्सरसाइज है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? ये ऑर्गेनाइज हो रही है हनोई, और हनोई सबको पता है हनोई किसकी कैपिटल है? हनोई वियतनाम की कैपिटल है। ये जो एक्सरसाइज थी ये शुरू हुई थी 2018 में और अभी ये 2023 में हनोई में हो रही है। आंसर क्या है? वियतनाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हनोई में हो रही है। और ये शुरू कब से हुई थी? 2018 से शुरू हुई थी, उस साल हुई थी जबलपुर में, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फोस्टर कोलैबोरेशन, दो देशों में कोलैबोरेशन को इंश्योर करना, इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब साथ में काम मिलजुल के काम करेंगे। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में दोनों कंट्री बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये इसका कुछ मेजर वर्क है, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडवांस AI मॉडल हैज़ बीन लॉन्च बाय गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। आपको पता है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, ठीक है, जैसे जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस है, ओके। अब होता क्या है कि अब जो ये अल्फाबेट है इसने क्या किया है, गूगल ने अपना एक AI टूल, आपने सुना है जो मोस्ट फेमस AI टूल अभी चल रहा है वो है चैट जीपीटी। अब इसके राइवल ने, गूगल ने भी सोचा है कि हम भी अपना एक AI टूल निकालेंगे। उन्होंने इसको नाम दिया है जेमिनाई। क्या नाम दिया है? जेमिनाई, ओके, या जेमिनी कुछ बोल सकते हो, जेमिनाई बोल सकते हो, ठीक है। तो ये गूगल ने अपना AI टूल निकाला। ऑब्वियसली AI इज़ अ फ्यूचर, तो अभी सभी लोग सोच रहे हैं कि हम भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कल को इसी से बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो चलो, गूगल ने फॉर्मली लॉन्च किया था, ठीक है, नाम जेमिनाई है, ओके, ये गूगल का है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु हैज़ बीन टेकन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। ये सिंपली मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? लालू धोमा। और ये कौन सी पार्टी से हैं? जोराम्स पीपल्स मूवमेंट पार्टी, नाम क्या है इनका? लालू धोमा। और आपको पता है कौन सा आर्टिकल बोलता है कि देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर? आपको पता है आर्टिकल 163 बोलता है कि क्या बोलता है आर्टिकल 163 कि देयर शैल बी अ काउंसिल मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। और आर्टिकल 164 बोलता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं कि CM is to be appointed by governor and other ministers are also appointed by governor on the aid and advice of the chief minister। तो किसी चीफ मिनिस्टर की काउंसिल में कौन कौन रहेगा? इट इज़ अप टू द चीफ मिनिस्टर। तो जैसे कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरी काउंसिल में कोई पर्टिकुलर बंदा है और मेरे को अब वो नहीं चाहिए हो रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को गवर्नर को रिकमेंडेशन देनी है कि इसको रिमूव कर दो, इसको अपॉइंट कर दो, तो इतना ईजी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ये वो आपके मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि फ़ोटो याद रह जाते हैं, ओके। तो ये कह रहा है कि भाई पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसको दिया है 2023 में? पर्सन ऑफ द ईयर। आपको पता है कि 2022 में ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मिला था जिनका नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। ये 2022 की बात थी। अब 2023 में ये अवार्ड मिला है एक सिंगर को, और सिंगर का नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट। और टेलर स्विफ्ट आपको पता है बहुत फेमस सिंगर है, आपने देखा होगा टेलर स्विफ्ट। इनका बहुत फेमस इंग्लिश सॉन्ग्स है, मेरे को तो ज़्यादा आते नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कौन से सॉन्ग्स हैं, बट आपको ज़रूर पता होगा टेलर स्विफ्ट, ओके। और ऐसे ही टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना है। जो किसको चुना है एथलीट ऑफ द ईयर? लियोनेल मेसी को। तो मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? लियोनेल मेसी आपके कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना, जिनको क्या चुना गया है? जिनको चुना गया है एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट, गरबा डांस, तो आपको पता है यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन पेरिस, ओके। अब ये कह रहे हैं कि यूनेस्को ने एक अवार्ड दिया है, ठीक है। अवार्ड क्या है? यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो कुछ हेरिटेज ऐसे होते हैं जिसको आप छू सकते हो, दे आर टेंजिबल हेरिटेज, लाइक ताजमहल, इट इज़ अ टेंजिबल हेरिटेज, जिसको आप छू सकते हो। बट कुछ हेरिटेज ऐसे होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, बट दे आर हेरिटेज। जैसे कि गरबा डांस, जैसे कि आप कह सकते हो लाइक
कुंभ मेला, तो आप कुंभ मेला इज ऑब्वियसली इट इज़ अ कल्चरल हेरिटेज बट यू कांट टच इट, दैट्स वाई इट इज़ इनटेंजिबल। तो ये कह रहे हैं कि भाई गरबा डांस को चुना गया है। अब गरबा डांस किस राज्य से संबंधित है? अगर इसका आंसर नहीं आता तो फिर तो सब चीज़ बेकार ही है, हमारे जीवन जीना। आंसर क्या है? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यूनेस्को डिक्लेयर्स गरबा एज इंटेंजिबल कल्चरल डांस। आपने देखा होगा बहुत सारी बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने आते हैं गरबा डांस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन टेकन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको पता है तेलंगाना 2014 में फॉर्म हुआ था, 2014 में इसको बनाया गया था। 2014 से वहाँ पर एक ही चीफ मिनिस्टर था जिनका नाम क्या था? के चंद्रशेखर राव, केसी राव। 2014 से 2023 तक 2 टर्म इन्होंने पूरे किए। ठीक है, बट अब क्या हुआ? अब वहाँ पर कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर आ गया है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इस बार कांग्रेस जीती ना वहाँ पर। तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? अन्नमुल्ला रेवांत रेड्डी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अन्नमुल्ला रेवांत रेड्डी, या कहीं पर आपको मिल जाएगा AR रेड्डी। अब तक वरना कौन ही वहाँ पे रूल कर रहा था? चंद्रशेखर राव। और चंद्रशेखर राव की पार्टी का नाम क्या था? तेलुगु देशम पार्टी। उसका मतलब है तेलंगाना में इन्होंने बहुत ज़्यादा, तेलुगु देशम पार्टी में कहते हैं तेलुगु देशम पार्टी ने ही तेलंगाना को आंध्रा से अलग कराया था। अब दो टर्म दे दिए थे, तीसरा टर्म उन्होंने किसको दे दिया? कांग्रेस को दे दिया, तेलंगाना वालों ने। ठीक है, तो ये है आपके रेड्डी साहब जो क्या बने? नए चीफ मिनिस्टर बने। और इस बार याद रख लेना आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। आप बच्चों को बताना है कि आर्टिकल 165 में क्या है? आर्टिकल 165 में है, चलो तुम बता देना। ठीक है, आर्टिकल 165 में क्या है? ओके, विच इंडियन ओरिजिन नॉवलिस्ट वॉज ऑनर्ड विद सिंगापुर्स हाइएस्ट आर्ट ऑनर? तो सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट ऑनर मिला है, क्वेश्चन है वो किसको मिला है? वो मिला है मीरा चंद को। ये जो लेडी हैं कितने साल की है? 81 है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है उनको ये। और इंडिया वालों को आपने देखा होगा आर्टिस्टिक एक्सीलेंस में बहुत जगह पर अवार्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको। प्रेसिडेंट, जो भी उनकी प्रेसिडेंट होगी, अवार्ड टू चंद अलॉन्ग विद फेलो नॉवलिस्ट सुएचेन क्रिस्टीन लिम एंड मलाय डांस लीजेंड ओस्मान अब्दुल हमीद। इन दोनों को भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, चलो नाम क्या है बच्चों इनका? मीरा चंद। ओके, ये मीरा चंद है, एज बहुत है, एज 81। ठीक है, बट हेल्दी लोगों को क्या एज होती है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासा मार्स रोवर? तो देखो आपको नासा पे नासा कह रहा हूँ, मार्स पर नासा की तरफ से ना रोवर जा रखा है, तो उसे आप धरती से ही बैठ के क्या करते हो? मूव कराते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली पूरी टीम मूव करा रही होगी, उसी टीम में एक इंडियन भी होगा। ठीक है, जो नासा पे बैठ के रोवर को मूव करा रहा है फ्रॉम अर्थ थ्रू सिग्नल्स, उस लेडी का नाम क्या है? नाम क्या है? अक्षता कृष्णमूर्ति। तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो एक PhD होल्डर थी, अब नासा में परमानेंट जॉब कर रही है। इनके नाम पर है कि शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू मूव रोवर ओवर द मार्स। बट ये जो रोवर है इट इज़ नॉट ऑफ इट डजेंट बिलोंग टू इसरो। ये किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू नासा। तो इसलिए क्या ही खुश हो भी सकते हो, पता नहीं क्या करना होता है। ठीक है, ये है वो अक्षता। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चूजन एज द CEO ऑफ द ईयर? मैंने आपको बोला पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना है? टाइम मैगजीन ने टेलर स्विफ्ट को। एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना है? लियोनेल मेसी को। अब ये कह रहा है कि बताओ CEO ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो आंसर क्या होगा? सैम एल्टमैन। आपको पता है ये किसके CEO है? ये CEO है किसके? बहुत ही फेमस AI टूल, नाम क्या है? ChatGPT। और बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही थी इनके लिए, ChatGPT वालों ने इन्हें ही निकाल दिया, फिर उन्होंने बाजी पलट दी, फिर ये आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये है उनकी फ़ोटो जिनको चुना गया है CEO ऑफ द ईयर। और अच्छा अवार्ड है, बहुत अच्छा। टाइम मैगजीन एक फेमस मैगजीन है। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है UVI। इनिशिएटिव इज एन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन। तो यूथ को AI से कनेक्ट करना, कि यूथ को AI के बारे में बताना, कि जिससे कल को यूथ AI में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढे, करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढे। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसका नाम क्या रखा है? UVI। ये जो इनिशिएटिव है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन का है। ये कह रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये किस कंपनी के साथ मिलकर ये शुरू किया है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? मेटा। दिस इनिशिएटिव इज सेट टू बी प्रोमिनेंटली फीचर्ड एट द अपकमिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है ये दिल्ली में हो रखी है, जिसको नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जो सबसे शुरुआत में हमने पढ़ा था।
दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप द यूथ विद एसेंशियल AI स्किल। इसका मेन पर्पज़ क्या है? यूथ को AI स्किल सिखाना, जिससे कल को वो कैरियर अपॉर्चुनिटी और सब कुछ ढूंढ पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये UAE की आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे यूथ को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके, बानी ग्रासलैंड, या इसे बनी ग्रासलैंड बोलते हैं। बनी का मतलब बन भी हो सकता है, बट ये गुजराती वर्ड है तो शायद हमारे यहाँ पे तो बन का मतलब बनी। ओके, तो कह रहे हैं कि बनी ग्रासलैंड अभी न्यूज़ में है, क्योंकि बनी ग्रासलैंड में हम क्या करना चाहते हैं? हम चीता ब्रीडिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। चीता ब्रीडिंग सेंटर, चीता ब्रीडिंग सेंटर। आपको पता है कि चीता जहाँ से आप लाए हो, वो भी कहाँ से लाए हो? वो भी एक ग्रासलैंड से लाए हो, ग्रासलैंड से लाए हो। उस ग्रासलैंड का नाम क्या है? सवाना ग्रासलैंड। और जहां पर आपने उसको छोड़ा है वो है कुनो नेशनल पार्क, जो एक ग्रासलैंड नहीं है। तो शायद चीता इसलिए भी मर रहे होंगे क्योंकि उनको उनके जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। अभी कोशिश की जा रही है कि बनी एक जगह है गुजरात में, जो एक ग्रासलैंड है, वहाँ पे लाके चीता को इंट्रोड्यूस किया जाए और वहाँ पर उसका ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाए। कितने चीता आपको लोग देंगे? अगर इतनी स्पीड से चीता मरते रहे, आपने देखा कि चीता बहुत सारे मर गए, तो फिर आपको कल को कोई भी चीता नहीं देगा। इंडिया में तो चीता खत्म हो गए थे। लास्ट टाइम हमें जो चीता देखा गया था इन वाइल्ड, वो 1952 में देखा गया था। तो 1952 के बाद से इंडिया में चीता नहीं देखे गए। तो जो लोग कहते हैं ये तो मेरा चीता है, मेरा चीता है, वो गलत बोल रहे हैं। वहाँ इंडिया में कोई चीता नहीं है, ठीक है। ये सब चीता अब अफ्रीकन चीता यहाँ पे लाए जा रहे हैं। उसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बनी ग्रासलैंड। अच्छा, बनी ग्रासलैंड में एक और बहुत चीज़ फेमस है। यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा लाइटनिंग वर्क होता है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं उसको। वो बोलते हैं मैं नाम भूल रहा हूँ, चिर लाइटनिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं कि बनी में जो एक भूतिया, एक लाइट कहते हैं, भूतिया लाइट ना, कि ये लाइट आई कहाँ से? जैसे कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियालिस, उसका आपको रीज़न पता है वो लाइट आई कहाँ से। बट अगर यही लाइट अगर गुजरात में आ रही है, बनी ग्रासलैंड में, आपको पता है वो पोल पे भी नहीं है, तो ऑरोरा तो होगा नहीं। तो इसे चिर करके कुछ बोलते हैं। आप उसे गूगल यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करना, देखा क्या पता आपको मिल जाए, ठीक है। तो भाई अभी इतनी बात बोल दी है, तो बनी ग्रासलैंड कहाँ है? बनी ग्रासलैंड है गुजरात में। वेयर इट इज़ इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में। बच्चों हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर किया करें। हम देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो का जो व्यूवरशिप है घट रही है, जबकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अब एग्ज़ाम नज़दीक आना चाहिए तो व्यूवरशिप बढ़नी चाहिए। आप चाहें तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाएगा और सबके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो चीता है, चीता की एक पहचान है। चीता, और अगर पता लगाना हो लेपर्ड में डिफरेंस क्या होता है, चीता के ये टीयर मार्क्स होते हैं, ठीक है, जबकि लेपर्ड के टीयर मार्क्स नहीं होते हैं। चीता को घास में रहना पसंद है, लेपर्ड को पेड़ के ऊपर रहना पसंद है। लेपर्ड पेड़ के ऊपर रहते हैं, तभी आपने देखा होगा इंडिया में लेपर्ड ज़्यादा कामयाब है। लेपर्ड बचे हुए हैं, क्यों? क्योंकि लेपर्ड को बचना आता है। चीता एक छोटे जानवर को पकड़ सकता है, इसकी स्पीड बहुत तेज है, इसमें पावर उतनी नहीं है, ठीक है। टाइगर में पावर बहुत है, उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं है। लेपर्ड एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, थोड़ी सी स्पीड है, थोड़ी सी पावर है, पेड़ पे रहता है तो अपने आप को बचा भी पाता है, ठीक है। ये लेपर्ड की खास बात है, इसलिए इंडिया में लेपर्ड ज़्यादा है, ठीक है। हु इज चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल? आपको पता है जोनल काउंसिल क्या होती है? हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा इंडिया है, ओके, थोड़ा ऐसे ही बनेगा इंडिया ना, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, ओके, ये हमारा बच्चों इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में हमने क्या किया हुआ है, जोन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जोन्स बनाए हैं। जैसे कि ये हो गया नॉर्थ जोन, ठीक है, ये हो गया वेस्ट जोन, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये साउथ जोन हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया, ठीक है, एंड आई थिंक एक सेंट्रल जोन भी है। तो इंडिया में जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब जोन में क्या है कि बहुत सारे स्टेट, पहले माना जाता था कि जो सभी स्टेट्स हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सबको बीमारू स्टेट बोला जाता था, बीमारू बिहार, ठीक है, बीमारू स्टेट, तो इनकी एक प्रॉब्लम मानी जाती थी, तो एक ऐसी ग्रुपिंग बना दिया करते थे। तो जोनल काउंसिल क्या है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको बनाया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में एक बॉडी बनाई गई। बॉडी में क्या होता था कि उसमें बहुत सारे स्टेट्स के ग्रुपिंग करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
ये एक ग्रुपिंग बना दी, इनका एक जोनल काउंसिल बना दिया, और हर जोनल काउंसिल में एक ही चेयरपर्सन होता है, उसका नाम होता है होम मिनिस्टर। तो जो भी भारत का होम मिनिस्टर होता है वो इन सभी जोनल काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। इन सभी जोनल काउंसिल का एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है जो इन्हीं स्टेट में से होता है, रोटेशन बेस, एक साल के लिए सब। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर नॉर्थ का बात करूँ तो एक साल के लिए जम्मू कश्मीर का, एक साल के लिए हिमाचल का, एक साल के लिए पंजाब का। इस तरीके से जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन हर साल में एक चेंज हो जाते हैं ऑन रोटेशन बेसिस, बट जो उनका चेयरपर्सन होता है वो हमेशा होम मिनिस्टर होता है देश का। तो ये कह रहा है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा? होम मिनिस्टर। अब आप पूछोगे सर नॉर्थ ईस्टर्न के लिए क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न के लिए एक स्पेशल जोनल काउंसिल है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। इस अलग ही जोनल काउंसिल है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। अच्छा, इस जोनल काउंसिल का काम क्या है? देश में इंटीग्रेशन को लाना, एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को लाना, सभी मिलकर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वैसे एक और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक और आपने काउंसिल का नाम सुना होगा जो बहुत ही फेमस काउंसिल है, जो एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, तो उसका काउंसिल का नाम है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल। अब जो इंटर स्टेट काउंसिल का एक आर्टिकल है, उसका आर्टिकल है 263। तो भाई इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। देखो, जिसका आर्टिकल तुम्हें पता हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका आर्टिकल तुम्हें नहीं पता वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे फाइनेंस कमीशन, उसका आर्टिकल कितना है? 280, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। CAG 148, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन 324, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जिसका आर्टिकल पता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जिसका नहीं पता, लाइक नीति आयोग का आर्टिकल पता ही नहीं आपको, तो वो क्या हुई? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बच्चों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में डिफरेंस होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन ना हो, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता। चलो ठीक है, इसका आंसर मैंने क्या बता दिया? इसका आंसर होम मिनिस्टर है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये होम मिनिस्टर कौन है हमारे? अमित शाह। और ये चल रही है जोनल काउंसिल, मेरे को लगता है ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, जहाँ पर बिहार ये नवीन पटनायक और ये सब बैठे हैं, ममता बनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट इम्प्लांट्स महालक्ष्मी स्कीम? एक महालक्ष्मी स्कीम चलाई गई है। इसमें बताऊँ आपको क्या हो रहा है? इसमें फ्री में बस में सफ़र मिलेगा लेडीज़ को, ठीक है, फ्री ट्रेवल फॉर गर्ल्स वीमेन ऑफ ऑल एजेस ग्रुप, ट्रांसजेंडर पर्सन। स्टेट की बसेज होंगी, सरकारी बसेज होंगी, उसमें फ्री में ट्रेवल मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा अप टू 2500 पर मंथ। गैस सिलेंडर मिलेगा कितने रुपए में? 500 रुपये में। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल इन बस। बेनिफिशियरी विमेन, बेनिफिशियरी ऑफ तेलंगाना। नोडल एजेंसी, कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा इसका भी पता नहीं है, बट ये सारे बेनिफिट मिलने हैं। इस स्कीम का नाम क्या है? महालक्ष्मी स्कीम। और महालक्ष्मी स्कीम के आगे क्या लिखा हुआ है? तेलंगाना महालक्ष्मी स्कीम। तो तेलंगाना में जो नई सरकार आई है रेड्डी साहब की, उन्होंने स्कीम निकाली है, नाम क्या है? तेलंगाना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। नोटेड भूटानीज ऑथर तैशरिंग ताशी, ठीक है, ये भूटानीज एक्टर ऑथर है, सॉरी, हु हैज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ऑथर है, तो पूछ रहे हैं कौन सा प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो भाई क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, तैशरिंग ताशी वॉज कन्फर्ड विद साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप। उनको ये फेलोशिप गिवन है। और पूछ रहे हैं किससे रिलेटेड, तो ऑब्वियसली भाई ऑथर, पहले ही बोल दिया तो ऑथर से रिलेटेड होंगे, इसलिए ये अभी क्या थे, ये थोड़ा न्यूज़ में थे। ठीक है, ये रहे आपके वो ताशी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023? एक मीटिंग हो रही है, नाम क्या है? फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनियल मीटिंग हो रही है। तो ये भाई ऑब्वियसली ये कहाँ हो रही है? नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट की है। और ये मीटिंग कहाँ है? रेड फोर्ट में। तो रेड फोर्ट का मतलब कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग वर्क से यहाँ पर एक तरह का वो भी बनाया गया। ओके, नेक्स्ट। त्रियाणी ब्लॉक विच सिक्योर टॉप पोजीशन इन फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। बच्चों, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या होता है? देखो, ब्लॉक हमारे इंडिया में आपने देखा पहले स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, फिर ब्लॉक्स होता है, फिर विलेजेस होते हैं। तो एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो पर्पस था वो डिस्ट्रिक्ट्स में एक कंपटीशन को पैदा करना था कि जिससे सभी डिस्ट्रिक्ट एक डेवलपमेंट की एक कंपटीशन में लग जाए। और ये जो इनिशिएटिव शुरू किया था 2018 में, और ये उसके थ्रू क्या करते थे, डिस्ट्रिक्ट को ना रैंकिंग दिया करते थे। रैंकिंग दे दिया तो रैंकिंग से क्या होता है, जिसको आपको अच्छी रैंकिंग सबको चाहिए होती है, जैसे आपको भी अब चाहिए, आप भी अपनी क्लास में आप भी पूरे AIR 1 लाएँ, तो ये रैंकिंग तो सबको चाहिए होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट को भी चाहिए होती है। तो जब उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली तो एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया 2022 में किया गया। अब ये कह रहा है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में एक ब्लॉक जिसका नाम क्या है, त्रियाणी ब्लॉक, ब्लॉक का नाम क्या है, त्रियाणी ब्लॉक। ये किसी स्टेट का ब्लॉक है जो जिसको एक डेल्टा रैंकिंग मिली है, बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। ये पूछ रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये किस राज्य से रिलेट करता है, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करता है। और सेकंड जो ब्लॉक बहुत फेमस आया है वो कौन है, कौशाम्बी, इसकी भी बहुत अच्छी रैंकिंग आई है। और कौशाम्बी किससे बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से। और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को रैंकिंग देने का सिस्टम है, किसने शुरू किया है, ये सिस्टम शुरू किया है नीति आयोग ने, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, प्रोग्राम गाइडलाइंस मिलनी है, नॉलेज मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो सभी जो भी प्रोग्राम यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे उसको इस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो होता क्या है बच्चों, देखो अब यूरोप कह रहा है कि हम ना भाई कार्बन का एमिशन बहुत कम करेंगे। कार्बन एमिशन से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब अपने यहाँ पर तो ये सोलर लाइट यूज़ कर लेंगे, विंड एनर्जी यूज़ कर लेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर लेंगे, जो कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन फैलाती हैं। बट जो इनके यहाँ पर स्टील आता है, अब सोचो जहाँ से ये स्टील खरीद रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर कौन सा, कार्बन बॉर्डर। कार्बन बॉर्डर का मतलब है कि ये अपने यहां पर उस चीज को इंपोर्ट नहीं करेंगे जिस चीज में किस चीज का एमिशन ज्यादा हो रहा है, कार्बन का एमिशन ज्यादा हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये कार्बन का ये बॉर्डर बनाने का किसका है, आंसर क्या होगा, यूरोप का है, ठीक है। तो इससे नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी स्टील का जो प्रोडक्शन हो रहा है, आपको पता है कोकिंग के लिए कोकिंग कोल यूज़ कर रहे हैं। इवन भी स्टील के लिए भी जो भी काम है वो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरली कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, कोल से प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया को बहुत नुकसान होने वाला है इसका, ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि CBM अप्लाइज किस किस पर, स्टील पर जनरली, एल्युमिनियम पर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कार्बन एमिट होता हो और ऐसी किसी फील्ड से, ऐसी किसी चीज़ से बनी हो जिसमें कार्बन एमिशन आता हो, तो ये इसे मंगाएंगे नहीं। ओके, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन विच रिसेंटली लॉन्च इज एसोसिएटेड विद व्हाट, एक ग्राम मानचित्र, मानचित्र मतलब मैपिंग। और ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की है ये किसने की है, पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। ये कह रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम से ये क्या करती है, रिलेट करती है, ठीक है। GIS, ग्राम मानचित्र सिस्टम, ओके, GIS से ये रिलेट करती है। Which country has framed one province one policy to handle the financial risk? किस कंट्री ने वन प्रोविंस वन पॉलिसी, देखो आज हमारे इंडिया में आपको पता है, हमारे इंडिया में जो स्टेट्स होते हैं वो भी प्रोविंस बोलते हैं, ऐसे ही चाइना में भी स्टेट है, प्रोविंस है। जैसे इंडिया में जो स्टेट है जो लोन लेते हैं उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल हैंडल करता है, गवर्न करता है। उसी तरीके से चाइना में भी क्या करता, जो उसके स्टेट लोन वोन लिया करते थे उसे चाइना हैंडल किया करता था। अब चाइना ने क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि स्टेट अपना खुद देखे, और इसे वो बोलते हैं वन प्रोविंस वन पॉलिसी। तो इसका आंसर क्या हुआ, चाइना का आंसर है, तो चाइना हुआ, ठीक है। तो ये चाइना की बात है, यहाँ पर उसमें रूल भी पास किया जा रहा है, ओके। और अभी क्वेश्चन हमारे हो गए क्लोज, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप आप इसे घर पे पढ़ रहे होंगे। अच्छा लगता है तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड, अगर अच्छा लगता है तो यू कैन गिव अस लाइक, ओके। तो इससे हमारी भी जो मेहनत है वो भी अप्रिशिएट हो जाती है, हम भी आपके लिए अगली बार अच्छे से और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.